क्या कानून की अवहेलना करने वाले को पुरस्कृत किया जा सकता है? क्या सक्षम जमींदार वर्ग और भूमिहीन मजदूर वर्ग को समान वर्ग माना जा सकता है? दुनिया के अन्य देशों का तो पता नहीं, परंतु वोटों के लालच में अंधे हो चुके भारत के राजनीतिक दलों के लिए ये संभव है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े राजनीतिक टूल आरक्षण की। आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण की। मंडल आयोग ओबीसी के मापदंड लागू करने के कारण और इसके देश पर हुए दुष्परिणाम की पोल इस वीडियो में खोली जाएगी। तो आप अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका सादर अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त आदर्श। तो आइए प्रारंभ करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पंडित नेहरू द्वारा 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। 1955 में प्रस्तुत रिपोर्ट में काका कालेलकर ने 2399 पिछड़ी जातियों की सूची बनाई, जिसमें 837 जातियों को सबसे पिछड़ा माना, परंतु सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें केवल हिंदू धर्म की जातियों को ही पिछड़ा माना गया था और मुस्लिम और ईसाइयों को छोड़ दिया गया था। 1979 में जनता दल की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मंडल आयोग की स्थापना की। मंडल आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल था, जो यादव जाति से थे और बिहार के मुरहू स्टेट के बड़े जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। वे 51 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन का प्रबल विरोध किया था। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से भी बीपी मंडल की अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ठनी रही और उन्हें 6 माह में मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। मंडल आयोग ने हिंदुओं के पिछड़ेपन के लिए 11 मापदंड बनाए थे, जिन्हें 3 भागों में विभाजित किया था। सामाजिक पिछड़ेपन के 4 मापदंड बनाए, जिसमें प्रत्येक के 3 अंक थे। शैक्षणिक पिछड़ेपन के 3 मापदंड थे, जिसमें प्रत्येक के 2 अंक थे। आर्थिक मापदंड को सबसे कम महत्व देते हुए 4 मापदंड तो बनाए, परंतु प्रत्येक को मात्र 1 अंक ही दिया गया। कुल 22 अंकों में से 11 अंक प्राप्त करने वाली जाति को पिछड़ा मान लिया गया, जबकि गैर हिंदुओं में केवल 2 मापदंड बनाए गए। पहला, गैर हिंदू धर्म से परिवर्तित सभी अछूत। दूसरा, ऐसे व्यवसाय समुदाय जो अपने परंपरागत और वंशानुगत व्यवसायों के नाम से जाने जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिरूप हिंदुओं के अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में शामिल कर लिए गए हैं, जैसे तेली, तमोली, लोहार, पिंजारा आदि। मज़ेदार बात यह है कि मंडल आयोग ने मुस्लिम और ईसाई मजहब में गैर बराबरी व छूत अछूत को स्वीकार किया था, पर किसी ने भी स्वार्थ के लिए विरोध तक नहीं किया। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि मोरारजी देसाई ने चुनाव में कथित पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा किया था, इसलिए मंडल आयोग बनाया गया, परंतु ये आधा सच है। संसद में दबंग जातियों का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। दबंग जातियों के सांसद राम अवधेश सिंह यादव ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू न करने पर संसद परिसर में धमकी तक दे डाली थी। आज़ादी के पूर्व ही कथित पिछड़ी कही जाने वाली यादव, कोयरी और कुर्मी जातियों ने राजनीतिक गोलबंदी के लिए त्रिवेणी संघ नाम का जातीय संघ 1934 में ही बना लिया था। मोरारजी देसाई ने दबाव में मंडल आयोग तो बना दिया, परंतु सरकार चले जाने के कारण वे इसे लागू नहीं कर पाए। अगले 10 साल तक मंडल आयोग की रिपोर्ट धूल फांकती रही, परंतु बोफोर्स घोटाले की पर्ची दिखाकर सत्ता में आने वाले वीपी सिंह सत्ता के शुरुआती दिनों में मंडल आयोग का नाम तक नहीं लिया करते थे, परंतु जब उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी जाती हुई दिखी और उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल ने उन्हें चुनौती देते हुए दिल्ली में 9 अगस्त 1990 को वीपी सिंह के विरुद्ध बड़ी रैली की घोषणा कर दी, तो वीपी सिंह ने घाघ राजनीतिक फैसले के तहत
6 अगस्त 1990 को कैबिनेट की मीटिंग में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। पूरी कैबिनेट चौंक गई। मंडल आयोग की प्रस्तावना और भूमिका सवर्ण नफरत से भरी हुई प्रतीत होती है। माइथोलॉजी को आधार बनाकर शंभुक वध और महाभारत के एकलव्य का अंगूठा मांगना और वेद पढ़ने पर कानों में पिघला शीशा घोलना जैसी बातें डाली गई है, परंतु अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का एक भी कारण रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो किस प्रकार पिछड़े, जबकि उन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान शूद्र जाति का बताने का कुत्सित प्रयास किया गया है। जबकि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दलित अत्याचार के सर्वाधिक आरोपी दबंग ओबीसी जाति के होते हैं। मंडल आयोग ने 1931 की जातीय जनगणना के आधार पर जातियों के आंकड़े लिए थे और एक ही झटके में 3/4 से अधिक आबादी को दलित और पिछड़ा मान लिया, जबकि 50 सालों में आंकड़ों में गंभीर परिवर्तन आना स्वाभाविक था। मंडल आयोग ने देश के 406 जिलों में से 405 जिलों में प्रत्येक जिले से मात्र 2 गांव और 1 शहरी ब्लॉक का सर्वे कर आंकड़े एकत्रित किए और आयोग द्वारा मात्र 37 गांवों का दौरा किया गया और इतने कम डेटा के आधार पर आधी से अधिक आबादी को पिछड़ी घोषित कर दिया गया। मंडल आयोग के एकमात्र दलित सदस्य LR नाइक ने मंडल सिफारिशों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जमींदार ओबीसी और सबसे पिछड़े वर्ग को साथ नहीं रखा जा सकता, जबकि काका कालेलकर आयोग ने भी 2399 पिछड़ी जातियों में से 837 जातियों को सबसे पिछड़ा माना था। संविधान का आर्टिकल 340 वर्ग या क्लास की बात करता है, जबकि मंडल आयोग ने उसे जाति के रूप में लिया। मंडल आयोग के अनुसार मैसूर का राजघराना, सिंधिया और गायकवाड़ महाराजा और स्वयं जमींदार बीबी मंडल पिछड़े और मंदिर की सेवा करके पिछड़ों की दान दक्षिणा पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति अगड़ा मान लिया गया। वैसे तो मंडल आयोग ने पिछड़ेपन के 11 मापदंड तय किए थे, परंतु बड़ी चालाकी से सामाजिक पिछड़ेपन के 4 मापदंड नियत किए, जिसमें प्रत्येक को 3 अंक दिया गया, यानी कुल 12 अंक। जिसने 11 अंक प्राप्त कर लिए वो पिछड़ी जाति का मान लिया गया, मतलब अन्य मापदंड औचित्यहीन हो गए। पहला मापदंड था अन्य द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ी समझी जाने वाली जातियां। उक्त मापदंड हास्यास्पद है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहा जाए तो हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। मंडल आयोग ने इसका कोई भी वैज्ञानिक आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। अनुसूचित जातियों में सैकड़ों जातियां पाई जाती है जो अपने से एक और नीची जाति मानकर उनसे रोटी बेटी का संबंध नहीं रखती। दूसरा सामाजिक मापदंड, जिन जातियों में ग्रामीण क्षेत्रों में 25% महिलाएं और 10% से अधिक पुरुषों का, शहरों में 10% महिलाएं और 5% पुरुषों का 17 वर्ष से कम उम्र में विवाह होता है। भारत में 1929 से शारदा एक्ट है, जिसमें विवाह के लिए लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो बाद में बढ़ा दी गई। बाल विवाह पर दंड का प्रावधान था। इसका तात्पर्य है कि कानून की धज्जियां उड़ाने को पुरस्कृत करने जैसा मापदंड रखा गया, जो रूल ऑफ लॉ के विपरीत है। इस कड़ी में आजकल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जैसे वादे किए जा रहे हैं। ये हम दो, हमारे दो का पालन करने वाले और देश की समृद्धि चाहने वालों के मुंह पर करारे तमाचे जैसा है। तीसरा सामाजिक मापदंड, अपनी आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर पूर्ण रूप से निर्भर जातियां या वर्ग वाला भी निरर्थक था, क्योंकि 1911 तो 1921 के आंकड़े बताते हैं कि जातियों का बहुत कम प्रतिशत उस समय भी जाति व्यवसाय से संलग्न था। उसके बाद तो 60 सालों में काफी परिवर्तन आ चुका था। चौथे सामाजिक मापदंड में कहा गया कि वे जातियां या वर्ग जिनमें राज्य औसत से कम 25% महिलाएं काम में योगदान देती है। ये मापदंड दकियानुसी के निम्नतर स्तर को दर्शाता है।
क्योंकि जिस समाज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर उत्पादन में अपना योगदान दे रही है, वह समाज किस हिसाब से पिछड़ा माना जाएगा। एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करें, दूसरी तरफ महिलाओं के कार्य करने को पिछड़ेपन की निशानी माना जाए। 6 सितंबर 1990 को संसद में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर देश को जाति और धर्म में बांटने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जनता पार्टी के आंतरिक झगड़ों से खुद को बचाने के लिए ओबीसी आरक्षण देश पर जल्दबाजी में थोपा गया है, जो देश को जातीय युद्ध के किनारे पर ले आया है। मंडल आयोग की रिपोर्ट वर्ग विशेष के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। कैसे, आइए देखते हैं। आयोग की रिपोर्ट ने वर्ग विशेष से कुंठा में योग्यता के आधार पर चयन पर ही सवाल उठा दिए। रिपोर्ट में ये कहा गया कि योग्यता के आधार पर चुने गए सभी उम्मीदवार कुशल, परिश्रमी और निष्ठावान साबित होते हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो फिर इस आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए और जाति के आधार पर ही नियुक्तियां दे देनी चाहिए। आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि आरक्षण में मुख्य विशेषता ये नहीं कि अन्य पिछड़े वर्गों में इसके द्वारा समानता आ जाएगी, किंतु आरक्षण द्वारा सेवाओं पर से उच्च जातियों की जकड़ निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। तात्पर्य ये था कि आयोग को पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना नहीं था, बल्कि सवर्णों को निचले स्तर पर लाने का नकारात्मक उद्देश्य था। आयोग ने मुस्लिमों, ईसाइयों को आरक्षण के लिए ट्रोजन हॉर्स का जिक्र किया। मतलब ये लोग धर्मांतरण के बाद भी इन धर्मों में जाति की समस्या लेकर गए। आयोग की रिपोर्ट में मुस्लिम, ईसाइयों के कथित समानता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। मंडल आयोग ने सर्वाधिक पिछड़े वर्ग का उल्लेख तो अपनी रिपोर्ट में किया था, परंतु संपन्न ओबीसी से अलग करने की जहमत सिफारिशों में नहीं की गई। दुनिया के लोग जहां फॉरवर्ड होने के लिए लड़ते हैं, वहीं भारत में खुद को बैकवर्ड और दलित घोषित करने के लिए लड़ाइयां होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। मंडल आयोग ने ओबीसी आरक्षण लागू करने के 20 साल के बाद समीक्षा की बात कही थी, परंतु नेताओं द्वारा ब्रेन वॉश जनता आरक्षण की समीक्षा से ही आरक्षण को खत्म करने से जोड़ लेती है। समीक्षा होने से जो नव सामंत पीढ़ी दर पीढ़ी इसका फायदा उठा रहे हैं, वो इस व्यवस्था से बाहर होंगे तो उसी समुदाय के वंचित लोगों का नंबर आएगा, परंतु आरक्षित तबका ये समझने को तैयार ही नहीं है। जातीय आरक्षण जातीय संघर्ष का रूप ले चुका है। समय रहते संभले नहीं और इतिहास से सीख नहीं ली तो हिंदुस्तान को गंभीर परिणाम भोगने होंगे।